तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका टीजीटी पीजीटी आर्ट के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। इस वीडियो में हम लोग कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो कि टीजीटी कला के आने वाले परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। इस बीच आप लोगों की क्लास डिसकंटिन्यू हुई है और उसके पीछे कारण ये है कि अ, बीच में मेरी तबीयत खराब थी। उसके बाद में शादी का कार्यक्रम चल रहा है और 21 मई को शादी है। उसके बाद मुझे लगता है कि 25 मई तक मैं फ्री हो जाऊंगा। उस बीच में मैं जब भी टाइम पाऊंगा तो मैं क्लास रिकॉर्ड करके आपको दूंगा। जैसे कि आज मुझे समय मिला है तो मैं क्लास को रिकॉर्ड कर रहा हूँ और आपको ये क्लास मिल रही है। तो चलिए इसमें हम लोग कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है ना। पहला सवाल हम लोग देखेंगे, पिकासो की कौन सी पेंटिंग भारतीय डाक टिकट पर छपी थी? पिकासो की कौन सी पेंटिंग भारतीय डाक टिकट पर छपी थी? तीन संगीतज्ञ, गुवर्निका या लेस डेमल सेल्स की एवगिनॉन या पाइप पीता हुआ लड़का। ठीक है ना। तो आपको बताना है कि पिकासो की कौन सी पेंटिंग भारतीय डाक टिकट पर छपी थी। ये साथियों इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सवाल आपके टीजीटी के एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। पिकासो कौन है? पिकासो आप लोगों को पता है कि घनवाद के प्रणेता माने जाते हैं। किसके? घनवाद के। और दुनिया के बहुत बड़े कलाकारों में उनका नाम है पिकासो का। पिकासो के बहुत बड़े बड़े महान महान चित्र हैं जो कि दुनिया में लाखों करोड़ों रुपए में बिके हैं। बहुत बड़े कलाकार माने जाते हैं। और जो उनकी घनवादी शैली है ये एक टाइम पीरियड में था 1907 से लेकर के 1925 के बीच में। 1907 से लेकर के 1925 के बीच में जब इन्होंने अमूर्तन शैली में, जो घनवाद था वो क्या था? अमूर्त था, अमूर्त शैली था। इन्होंने काफी चित्र बनाए। तो इससे पहले भी इनके चित्र बने हैं और घनवाद के बाद भी इन्होंने चित्र बनाए हैं। जैसे जो इनका ये चित्र है गवर्निका, ये घनवाद के बाद का चित्र है। ठीक है ना। तो एक टाइम पीरियड ही था जिसमें इन्होंने घनवादी चित्र किए थे और उस विधा से प्रभावित होकर के दुनिया भर के तमाम कलाकारों ने घनवाद को अपनाया था और उस हिसाब से उन्होंने पेंटिंग की थी। ठीक है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों तीन संगीतज्ञ। ऑप्शन ये सही हो जाएगा, तीन संगीतज्ञ। ये पिकासो की जो पेंटिंग है ये भारतीय डाक टिकट पर छपी थी। तीन संगीतज्ञ, ऑप्शन ये यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है ना। अगर आपसे सवाल कभी पूछे कि भारत में वो कौन सा कलाकार है जो घनवाद का सबसे पहले प्रयोग करता है, तो उसका सही आंसर क्या हो जाएगा? गगनेंद्र नाथ टैगोर। ठीक है ना। गगनेंद्र नाथ टैगोर ने सबसे पहले भारत में घनवादी चित्रण करना प्रारंभ किया था। और ये पहचान किसने की थी कि गगनेंद्र नाथ के चित्रों में घनवाद के पुट हैं? ये पहचान किया था स्टेला क्रेमब्रिज ने। किसने? स्टेला क्रेमब्रिज ने। स्टेला क्रेमब्रिज ने ही सबसे पहले एक पत्रिका में जो है ये बात स्पष्ट किया कि भारत के पहले घनवादी चित्रकार कौन है? गगनेंद्र नाथ टैगोर है। उसके बाद में तो आप देखते हैं राम कुमार ने भी खूब अच्छा काम किया घनवाद में। इसके अलावा आप देखेंगे हुसैन साहब ने काम किया है घनवाद में, रजा साहब ने भी काफ़ी काम किया है। तो उसके बाद तो बहुत सारे कलाकार हैं जिन्होंने घनवाद में खूब काम किया है। लेकिन भारत में सबसे पहले घनवादी कलाकार कौन थे? गगनेंद्र नाथ टैगोर थे। ठीक है ना। चलिए अगला सवाल हम लोग देखेंगे। अगला सवाल है हमारा, भारतीय सौंदर्य शास्त्र में ध्वनि सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? भारतीय सौंदर्य शास्त्र में ध्वनि सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? आनंदवर्धन है, भरत मुनि है, वराह मिहिर हैं या विष्णु गुप्त हैं? भारत में भारतीय सौंदर्य शास्त्र में ध्वनि सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? बहुत सिंपल सवाल है और मुझे उम्मीद है कि इसका उत्तर आप सबको पता होगा। जिन सवालों के उत्तर आपको पता है आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखते भी रहेंगे और आखिर में ये भी लिखिएगा कि कितने सवाल आपके सही हुए। ठीक है ना। तो भारतीय सौंदर्य शास्त्र में ध्वनि का सिद्धांत दिया है आनंदवर्धन ने। ऑप्शन ये इस सवाल का सही हो जाएगा, आनंदवर्धन। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र लिखा था। क्या? नाट्य शास्त्र लिखा था। और इस नाट्य शास्त्र को साथियों पांचवा वेद कहा जाता है। क्या? पांचवा वेद कहा जाता है। और ऐसा माना जाता है कि जो भारत में कला आपको देखने को मिलती है, या यूं कहें जो वर्तमान स्वरूप कला का देखने को मिलता है, वो चाहे नृत्य की कला हो, नृत्य की कला हो, या संगीत की कला हो, संगीत की कला हो, या अभिनय की कला हो, अभिनय की कला हो,
या चित्रकला हो, मूर्तिकला हो, हर कलाओं का एक जीवंत उदाहरण प्रस्तुत करता है, एक जीवंत कह सकते हैं कि ग्रंथ है भरत मुनि का नाट्यशास्त्र, जो कि प्रथम सदी में लिखा गया था। ठीक है ना, प्रथम सदी में ये लिखा गया था, किसके द्वारा? भरत मुनि के द्वारा नाट्यशास्त्र। सबसे पहले जो रस की व्याख्या की गई है, रस की, वो इसी में की गई है, और 8 रस बताया था किसने? भरत मुनि ने 8 रसों की बात की थी। बाद में एक नवा रस जो है जोड़ा अभिनव गुप्त ने, और वो नवा रस था शांत रस। ठीक है ना, शांत रस था, जिसका अस्थाई भाव क्या होता है? निर्वेद होता है। तो ये बाद में जोड़ा था किसने? अभिनव गुप्त ने जोड़ा था। ठीक है ना। तो हमारा सवाल जो था उसका आंसर तो यही था, लेकिन हमें साथ में भरत मुनि दिख गए तो हमने सोचा कि इस पर चर्चा कर देते हैं, क्योंकि इनसे भी सवाल पूछे जाते हैं। अगला सवाल है, किंग ऑफ द डार्क चैम्बर्स नामक म्यूरल किस शहर में बना हुआ है? लखनऊ में, बेंगलोर में, जयपुर में या कोच्चि में? किंग्स ऑफ द डार्क चैम्बर नामक म्यूरल किस शहर में बना हुआ है? तो ये साथियों बना हुआ है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। और लखनऊ में कहाँ पर? चारबाग स्टेशन के पास एक जगह है रविंद्रालय। क्या है? रविंद्रालय। रविंद्रालय में ही ये म्यूरल बना हुआ है, किंग्स ऑफ द डार्क चैम्बर। साथियों एक है रविंद्र भवन, और ये है साथियों दिल्ली में। कहाँ पर है? दिल्ली में। तो कई बार स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, रविंद्र भवन दिल्ली में है और रविंद्रालय कहाँ पर है? लखनऊ में है। तो जो ये भित्ति चित्र है, जो म्यूरल है, म्यूरल का मतलब क्या होता है? भित्ति चित्र होता है। ये कहाँ पर बना हुआ है? ये रविंद्रालय में बना हुआ है, जो कि कहाँ पर स्थित है? YLKO में स्थित है, लखनऊ में स्थित है। और बनाया किसने है इसको? KG सुब्रमण्यम ने। किसने? KG सुब्रमण्यम। KG सुब्रमण्यम ने। ठीक ना, KG सुब्रमण्यम का ये म्यूरल है। म्यूरल आप लोग जानते हैं क्या होता है? म्यूरल को हम क्या कहते हैं? भित्ति चित्र कहते हैं। भित्ति किसका पर्यायवाची होता है? भित्ति दीवार का पर्यायवाची होता है, अमिताभ बच्चन वाले नहीं, जो नॉर्मल से दीवार होते हैं अपने घर में, उसका पर्यायवाची होता है भित्ति। तो जब दीवार पर कोई सीमेंट लगा करके और उस पर चित्रकारी की जाए, ठीक है ना, अगर किसी दीवार पर, सॉरी सीमेंट नहीं कहेंगे, उसको प्लास्टर कहेंगे। ठीक है ना, प्लास्टर को जरूरी नहीं कि सीमेंट से ही लगे, किसी दीवार पर प्लास्टर लगा करके अगर उसके ऊपर चित्रकारी किया जाता है तो ऐसे चित्र को क्या कहते हैं? भित्ति चित्र कहते हैं, भित्ति चित्र। ठीक है ना। अच्छा, वॉल पेंटिंग, ठीक है ना, वॉल पेंटिंग और भित्ति चित्र में क्या अंतर है, ये समझना बहुत जरूरी है। नॉर्मली किसी वॉल पर अगर कोई चित्र बना दिया जाता है तो उसको वॉल पेंटिंग कहते हैं, या दीवार चित्रकला कह सकते हैं। लेकिन अगर किसी दीवार पर एक प्लास्टर चढ़ा करके उसके ऊपर कोई चित्रकारी की जाती है तो उसको भित्ति चित्र कहा जाता है। और ये भित्ति चित्र बने क्यों? क्योंकि आप देखते हैं जो प्राचीन कला केंद्र हमें प्राप्त होते हैं, वहाँ से जो चित्र मिले हैं वो गुफाओं में मिले हैं। कहाँ पर मिले हैं? गुफाओं में मिले हैं। और जो गुफाओं की दीवारें होती हैं साथियों, वो बिल्कुल सपाट नहीं होती, जैसे वर्तमान समय के आपके दीवार होते हैं घर के, ऐसे नहीं होती हैं। ये जो दीवारें होती हैं ये खुरदुरी होती हैं, ऊपर नीचे होती हैं। ऐसे में इनको समतल करने के लिए, इनको बराबर करने के लिए इस पर मोटा प्लास्टर लगा करके इसके ऊपर चित्रकारी की जाती थी। इसीलिए भित्ति चित्र जो है हमें देखने को मिलता है। ठीक है ना। चलिए आगे देखेंगे। अगला सवाल है हमारा, किसने हास्य व्यंग चित्रों का निर्माण किया है? किसने हास्य व्यंग चित्रों का निर्माण किया है? अवनींद्रनाथ टैगोर ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने, गगनेंद्रनाथ टैगोर ने, या वीरेंद्रनाथ टैगोर ने? हास्य व्यंग चित्र या कहेंगे कार्टून चित्र। ठीक है ना, कार्टून चित्र। देखिए साथियों, जो भी कला होती है, कला का जो सबसे पहला उद्देश्य होता है वो मन को प्रसन्नता देना होता है। ठीक है ना, उसके अंदर जो उद्गार है उसको उत्पन्न करना होता है। कई बार वो प्रसन्नता नहीं, दुख को निकालना भी होता है। इसीलिए कला में उद्गार शब्द का प्रयोग होता है, कि कई बार वो आपको हंसाएगा, कई बार आपको रुलाएगा, कई बार हंसने को मजबूर करेगा, कई बार रोने को मजबूर करेगा। तो यही कला होती है। और वो कोई भी कला हो, वो चाहे नृत्य कला हो, चाहे संगीत कला हो, वो हर तरीके से आपके भाव को उत्पन्न करने का काम करती है। तो इसी प्रकार की एक कला है जो हास्य उत्पन्न करती है पेंटिंग में, उसे कार्टून कहा जाता है। और भारत के जो प्रथम कार्टूनिस्ट हैं, हाँ, वो कौन माने जाते हैं? गगनेंद्र नाथ टैगोर माने जाते हैं।
हाँ, अवनींद्रनाथ टैगोर की ये बड़े भाई थे, गगनेंद्र नाथ टैगोर। तो ये भारत के प्रथम कार्टूनिस्ट माने जाते हैं। और इन्होंने बहुत ही अच्छे कार्टून बनाए, जिसमें एक बाल रूम डांस इनका बहुत फेमस है, बाल रूम डांस, ठीक है ना, बाल रूम डांस। ऐसे इन्होंने बहुत सारे कार्टून बनाए हैं। जो व्यंग्य चित्र होते हैं ये व्यवस्थाओं पर क्या करते हैं, कटाक्ष करते हैं। मैंने बताया कि जो पहला उद्देश्य है कला का वो है आत्मा को उद्गारित करना, वो चाहे खुशी से, दुख से या किसी भी तरीके से। और दूसरा उद्देश्य है समाज की समस्याओं को दिखाना, समाज की समस्या का उद्घाटन करना, उसको प्रकट करना, उसकी अभिव्यक्ति करना, ये दूसरा उसका उद्देश्य होता है। तो पेंटिंग में कलाकार क्या करता है, व्यंग्य चित्र बनाता है। जैसे आप देखते हैं अखबारों में कार्टून छपते हैं, आपने आर के लक्ष्मण के बहुत सारे, मारियो डी मिरांडा के बहुत सारे कार्टून देखे होंगे। हमारे देश के बहुत बड़े बड़े पॉलिटिशियन रहे जो कार्टूनिस्ट रहे, जैसे बाला साहब ठाकरे बहुत बड़े कार्टूनिस्ट थे। तो इसका उद्देश्य क्या था, समाज में जो चीजें चल रही हैं उसको हास्य के द्वारा दिखाना, अभिव्यक्त करना, ठीक ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, गगनेंद्र नाथ टैगोर। आगे देखेंगे, फारसी में अनुवादित महाभारत को किस नाम से जाना जाता है। अनवार ये सुहेली, तारीख ये हल्फी अल्फी, हमजानामा या रज्मनामा। फारसी में अनुवादित महाभारत को किस नाम से जाना जाता है। तो साथियों सबसे पहली बात, ये जितने भी पोथी आप यहाँ पर देख रहे हैं, अनवार ये सुहेली, तारीख ये अल्फी, हमजानामा या रज्मनामा, ये सब क्या हैं, ये पोथी चित्रण है। पोथी चित्रण का हुआ है और किसके टाइम पर हुआ है, ये मुगल काल में हुआ है। किसमें, मुगल काल में हुआ है। और मुगल काल में किसके समय में हुआ है, अकबर के समय में हुआ है। किसके समय में, अकबर के समय में। अकबर को यूं ही नहीं कहा जाता है कि वो महान था, उसकी नीतियां ये बताती हैं कि महान था। वो भले ही उसका जो निजी धर्म था वो इस्लाम था, लेकिन उसने भारतीय संस्कृति में जितने भी महत्वपूर्ण ग्रंथ थे उनको जगह दी, उनको प्रश्रय दिया। तो आप देखेंगे कि वो जब हमजानामा का चित्रण करवाता है, जिसमें मोहम्मद साहब के चाचा की वीर गाथा की कहानियां हैं, तो उसके साथ ही साथ वो रज्मनामा का चित्रण भी करवाता है, जो कि महाभारत का अनुवाद है, ठीक है ना। तो ये रज्मनामा जो है ये महाभारत का ही दूसरा नाम है, और रज्मनामा के नाम से ही महाभारत का चित्रण जो है करवाया था अकबर ने, ठीक है ना। तो इस सवाल का उत्तर तो आपको मिल गया, बशर्ते आपको ये याद रखना है कि पोथी चित्रण जो हुआ है मुगल काल में वो सर्वाधिक अकबर के टाइम में हुआ है, और बहुत ही उत्कृष्ट तरीके से, बड़े अच्छे तरीके से अकबर के टाइम पर हुआ है। जो मुगल कला है, मुगल चित्रकला है, वो अकबर के टाइम में ही सही तरीके से प्रारंभ होती है। क्योंकि इनके जो पिता है हुमायूं, उन्होंने भले ही प्रयास किया, लेकिन उनका जो जीवन था वो कभी स्थिर नहीं रहा, लड़खड़ाते रहे, नशा बहुत करते थे, गांजा बहुत फूंकते थे। तो उनका जो जीवन है वो लड़खड़ाता रहा सदियों, इसलिए वो बहुत अच्छा कुछ कर नहीं पाए अपने जीवन में। जहांगीर के बारे में एक बात कही जाती है कि, सॉरी, हुमायूं के बारे में एक बात कही जाती है कि हुमायूं पूरा जीवन लड़खड़ाता रहा और सीढ़ी से लड़खड़ा करके गिरा और उसकी मौत हो गई। तो हुमायूं जो कि अकबर के पिता हैं, उनका जीवन इसी प्रकार था। अकबर की सत्ता जो है वो बहुत ही स्टेबल थी, और कोई सत्ता जब स्टेबल होगी तभी वो कला के क्षेत्र में काम कर पाएगी। आप खुद सोचिए कि अगर आप परेशान हैं तो क्या आप गाना गा पाएंगे, क्या आप नाच पाएंगे, क्या आप अभिनय कर पाएंगे, क्या आप कोई पेंटिंग कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। ये सब कब होता है, भूखे भजन न होए गोपाला। इसको आप ऐसे समझिए कि जब आपके आपके आसपास खुशी का माहौल होगा, स्थिरता का माहौल होगा, सब समृद्धि होगी, तो आपके अंदर उद्गार आएगा, चलो कुछ कला दिखाते हैं। तो अकबर की सत्ता जो है बहुत स्टेबल थी, इसलिए यहाँ पर कला आपको देखने को मिलती है। अकबर का बेटा जहांगीर जब सत्ता संभालता है तो चित्रकला और अच्छी स्थिति में हो जाती है, क्योंकि उसको विरासत में अकबर का पूरा साम्राज्य मिला था, जो कि बहुत मजबूत था, ठीक है ना। और जैसे जैसे ही मुगल कमजोर होंगे, मुगल कला भी कमजोर होती चली जाती है। चलिए आगे बढ़ेंगे। इस सवाल का उत्तर क्या है, रज्मनामा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन जहांगीर के दरबार का चित्रकार नहीं है। मंसूर, मनोहर, बिशनदास या बसावन। सवाल पूछ रहा है कि जहांगीर के दरबार का चित्रकार नहीं है। अब देखिए, मंसूर जो है जहांगीर के दरबार का बहुत बड़ा पक्षी चित्रकार था, सब लोग जानते हैं, आप भी जानते होंगे, ठीक है ना।
और मनोहर भी जहांगीर के दरबार का चित्रकार था। बिशन दास पोर्ट्रेट में बहुत ही महारथी था। मैं इसीलिए अपनी क्लास में इसको क्या कहता हूँ, इसको मैं बीबो कैमरा कहता हूँ। क्या? बीबो का कैमरा मैं इसको कहता हूँ, क्योंकि ये जो है पोर्ट्रेट बनाने में बहुत माहिर था। इसने किसका? नूर जहां का पोर्ट्रेट बनाया था। किसका? नूर जहां का पोर्ट्रेट बनाया था इसने। शेख सूफी संत का इसने पोर्ट्रेट बनाया था। ये ईरान गया था, शाहों का पोर्ट्रेट बनाने के लिए इसको भेजा था जहांगीर ने। तो ये पोर्ट्रेट बनाने में बहुत माहिर था। लेकिन जो बसावन साहब है ना, ये अकबर के टाइम के बहुत बड़े चित्रकार थे, जहांगीर के टाइम के नहीं। तो यहाँ पर ये पूछ रहा है कि कौन सा चित्रकार जहांगीर के समय का नहीं है, तो सिंपल है, बसावन इसका सही आंसर हो जाएगा। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। समझ में आ रहा है ना मामला? ठीक है, आगे बढ़ेंगे। मुगल काल में जानवरों और पक्षियों के चित्रण का विशेषज्ञ कौन था? मुगल काल में जानवरों और पक्षियों के चित्रण का विशेषज्ञ कौन था? उस्ताद इफ्तिकार, उस्ताद मंसूर, उस्ताद नासिर, उस्ताद बेहराम। अभी मैंने चर्चा किया कि बहुत बड़ा पक्षी चित्रकार कौन था? मंसूर था, तो इसीलिए ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल है, डाल शीर्षक वाली श्रृंखलाबद्ध चित्रों का निर्माण किसने किया था? डाल शीर्षक, या इस सवाल लिख करके आता है गुड़िया श्रृंखला। क्या? गुड़िया श्रृंखला। तो गुड़िया श्रृंखला का निर्माण किसने किया था? ये सवाल पूछा गया था यूपी टीजीटी 2021 की परीक्षा में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट की वजह से सरकार ने बहुत जल्दी परीक्षा करवा दिया था। ठीक है ना? और सेहरा अपने सर पे बांध दिया था कि हमने बड़ा जल्दी परीक्षा करवा दिया। इस बार तो नहीं करा पाए आप, हैं? क्योंकि आपकी मंशा ही नहीं है कराने की। अब कोर्ट का डंडा पड़ता है तो कराते हैं आप लोग। फिलहाल छोड़ते हैं, अपने टॉपिक पर आते हैं। तो डाल श्रृंखला किसका है? के हेबर, काटिंगरी कृष्ण हेबर का है, रामचंद्रन का है, विकास भट्टाचार्य का है, या एन.एस. बेंद्रे का है, नारायण श्रीधर बेंद्रे का है? सही आंसर क्या हो जाएगा? विकास भट्टाचार्य। विकास भट्टाचार्य जो है अति यथार्थवादी कलाकार है। क्या है? अति यथार्थवादी कलाकार है। हाइपर रियलिज्म से प्रभावित थे। भारत में अति यथार्थवादी कलाकार में एक बहुत बड़ा नाम है गुरु रविंद्रनाथ टैगोर का। किसका? रविंद्रनाथ टैगोर का। अति यथार्थवादी जो कला आंदोलन है, इसके प्रणेता कौन थे? आंद्रे ब्रेते थे। कौन थे? आंद्रे ब्रेते। आंद्रे ब्रेते इसके प्रणेता थे। और इसका जो सबसे बड़ा चित्रकार हुआ है अति यथार्थवाद का, वो कौन है? साल्वाडोर डाली। कौन है? साल्वाडोर डाली। साल्वाडोर डाली जो है इसके बहुत बड़े कलाकार माने जाते हैं। ठीक है ना? चलो आगे बढ़ेंगे। अनीस कपूर की महत्वपूर्ण रचना कौन सी है? अनीस कपूर की महत्वपूर्ण रचना कौन सी है? यच्छी अच्छी, डेविड, क्लाउड गेट, या बुद्धा? अनीस कपूर जो कि भारतवंशी है, लेकिन इन्होंने अपना जीवन बिताया अंग्रेजों के बीच में, इंग्लैंड में। इनकी एक बहुत ही प्रसिद्ध जो है रचना है, इंस्टॉलेशन के कलाकार हैं। कहाँ क्या है? क्लाउड गेट है, जो कि इन्होंने 2012 में बनाया था। ठीक है ना? कहाँ पर? लंदन में बनाया था क्लाउड गेट। ये अनीस कपूर की बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। आगे देखेंगे। रंगत के हल्केपन या गहरेपन को क्या कहा जाता है? रंगत के हल्केपन या गहरेपन को क्या कहा जाता है? यान, तान, सघनता, या पोत? रंगत के हल्केपन या गहरेपन को क्या कहा जाता है? इसको टोन कहा जाता है। टोन ना, टोन, या इसको तान कहा जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर बी सही हो जाएगा। ठीक है ना? चलिए। बिना तूलिका की सहायता से कौन से रंग प्रयोग किए जाते हैं? बिना तूलिका के, हाँ, यानी कि जो ब्रश होता है, बिना उसके कौन से रंग का प्रयोग किया जाता है? टेम्परा नहीं होगा। क्यों? टेम्परा का मतलब होता है किसी भी प्रकार के रंग में, चाहे वो जल में घोला गया हो, वो तेल में घोला गया हो, या वो किसी और सेगमेंट में घोला गया हो, अगर इसमें कोई सीमेंटिंग एजेंट मिला दिया जाए, कोई सीमेंटिंग एजेंट मिला दिया जाए, कोई चिपचिपा पदार्थ मिला दिया जाए, तो उसके उपरांत जो रिजल्ट मिलता है उसको कहते हैं टेम्परा। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। ठीक है ना? तो कोई भी माध्यम हो और उसमें कोई चिपकने वाला पदार्थ अगर आप मिला देंगे, हाँ, माध्यम और कलर तो होना ही चाहिए, और इसको जब मिला करके आप तैयार करेंगे तो क्या बनेगा? टेम्परा बनेगा।
अब भैया इसको लगाने के लिए ब्रश की आवश्यकता तो पड़ेगी, इसका मतलब हमारा ये सही नहीं होगा। जल रंग यानी कि जल में रंग को घोला गया हो, तो जल में रंग आप घोलेंगे तो भी आपको ब्रश लगाना पड़ेगा, नॉट पॉसिबल, ये नहीं हो सकता। तेल में अगर रंग को घोला जाए तो भी आपको लगाना पड़ेगा ब्रश से। पेस्टल रंग में ब्रश की आवश्यकता नहीं पड़ती है। पेस्टल रंग आपने देखा होगा, जो पेंसिल जैसा रंग आता है, हाँ, बच्चों के लिए आप देखते होंगे ऐसे आकार में होता है ना, ऐसे लाल पीला काला अलग अलग कलर के होते हैं। तो उससे क्या होता है कि सीधे सीधे चित्रकारी कर दी जाती है। ऐसे उठाया पेन, उसको रगड़ना आपने स्टार्ट कर दिया, तो इसके लिए आपको अलग से तूलिका की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसलिए सही आंसर क्या हो जाएगा, पेस्टल रंग। ठीक है ना, सिंपल सवाल है। डिस्क्रिप्शन जो मेरा है थोड़ा बड़ा रहता है कि लंबे समय तक आपके दिमाग में बैठा रहे। आगे देखेंगे, हरिपुरा कांग्रेस, से कांग्रेस नहीं कांग्रेस होगा। हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन के पंडाल को किसने सजाया था? जामनी राय ने, नंदलाल बसु ने, राम किंकर बैज ने या ईश्वरी प्रसाद ने? हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन के पंडाल को किसने सजाया था? जामनी राय, नंदलाल बोस, राम किंकर बैज या ईश्वरी प्रसाद? सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, नंदलाल बोस। हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन को किसने सजाया था? नंदलाल बोस, मास्टर मोसाय नंदलाल बोस। इन्होंने नव बंगाल शैली, ये बिंदी नहीं होगा, नव बंगाल शैली का जो है जन्म किया था इन्होंने, यानी उसको जन्म दिया था, उसको आगे बढ़ाया था नव बंगाल शैली को। बंगाल शैली के प्रणेता कौन थे? अवनींद्रनाथ टैगोर थे। उसमें एक नया प्रयोग किया था नंदलाल बोस ने, क्या? टेम्परा। याद रखना, टेम्परा का प्रयोग जब उन्होंने किया तो नव बंगाल शैली बन गई। और इसके प्रणेता कौन माने जाते हैं? नंदलाल बोस माने जाते हैं। अगला सवाल, सर्वप्रथम लघु चित्र किस पर बनाए गए? सर्वप्रथम लघु चित्र किस पर बनाए गए? कागज पर, ताड़पत्र पर, कांच पर या वस्त्र पर? सर्वप्रथम लघु चित्र किस पर बनाए गए? देखो साथियों, शुरुआत के जो चित्र बने हैं इंसानों के द्वारा वो बहुत बड़े बड़े बनाए गए थे। कभी गुफाओं में आप जाकर के देखिए, तो जो शुरुआत का मानव है उसको कागज वागज के बारे में पता नहीं था, उसको नहीं पता था कैनवास क्या होता है। उसने जहाँ पर जो उसकी इच्छा हुई, जो मन में उद्गार उत्पन्न हो, उसको उन्होंने चित्र के माध्यम से बना दिया। प्राचीन काल में भी जिन संतों ने जो है चित्र बनाए, चाहे बौद्ध हो, जैन हो या सनातन के हो, उन्होंने भी गुफाओं में ध्यान के दौरान अपने ईश्वर को प्रकट करने के लिए चित्र बनाए, वो भी गुफाओं में बनाए थे। लघु चित्र सबसे पहले बने पाल शैली में। कब बने? पाल शैली में बने। और ये चित्र बने सबसे पहले किस पर? ताड़पत्र पर बने। किस पर बने? ताड़पत्र। ताड़पत्र वास्तव में एक पत्ता होता है साथियों, ऐसा नहीं है कि इसका नाम अलग है और एक कागज वागज होता है, ऐसा नहीं है। ये पत्ता होता है एक पेड़ का, सुर्ख होता है, बिल्कुल बढ़िया प्लेन होता है। तो इस पत्ते को पेड़ से तोड़ करके सुखाया जाता है, उसके बाद में इसमें लिखा गया था, यानी कि लिखावट भी इसमें थी। और जो जो लिखावट थी साथियों ना, वो लिखावट थी देवनागरी में। याद रखना, कई बार सवाल पूछा गया है देवनागरी में, ठीक है ना। अब ये मत कहना कि देवनागरी सर आप लिखिए, देवनागरी अंग्रेजी में लिखते हैं और मैंने अंग्रेजी को सीधे सीधे अनुवादित कर दिया है ठीक है ना। तो लिखावट जो थी वो देवनागरी में थी और इसमें चित्र बनाए गए थे। किस पर? पत्ते पर। तो सबसे पहले जो लघु चित्र बनाए गए वो ताड़पत्र पर बनाए गए। ऑप्शन यहाँ पर बी सही हो जाएगा, ठीक है ना। और किस शैली में? पाल शैली में बनाए गए। चलो अगला सवाल देखेंगे। सिस्टाइन चैपल होगा, सिस्टाइन चैपल होगा, ये गलत लिखा हुआ है। सिस्टाइन चैपल में भित्ति चित्र बनाया था किसने? लियोनार्डो दा विंसी ने, राफेल ने, माइकल एंजेलो ने या ड्यूरर ने? बहुत सिंपल सवाल है, सिंपल उत्तर है, एंजेलो का काम है। किसका है? माइकल एंजेलो की साजिश थी, तो ये इन्हीं का काम है, ठीक है ना। तो सिस्टाइन चैपल के छतों को माइकल एंजेलो ने ही सजाया था। माइकल एंजेलो पुनर्जागरण कला के कलाकार थे और उसमें से चरम पुनर्जागरण कला के कलाकार थे इटली के कलाकार थे। इटली में किस शहर के? फ्लोरेंस के कलाकार थे, ठीक है ना, जहाँ के लियोनार्डो दा विंची और रैफेल थे, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ेंगे। किस चित्रकार को फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान प्राप्त हुआ? हुसैन को, सूजा को, रजा को या आरा को? किस चित्रकार को फ्रांस सरकार का सर्वोच्च सम्मान प्राप्त हुआ? सही आंसर क्या हो जाएगा? सैयद हैदर रजा। क्या? सैयद हैदर रजा। सैयद हैदर रजा को फ्रांस सरकार का सर्वोच्च सम्मान प्राप्त हुआ है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे देखेंगे। गीत गोविंद किसकी रचना है? बहुत ही सिंपल है, समय नहीं बर्बाद करेंगे, जयदेव की रचना है।
आगे देखेंगे, दिल्ली में यामिनी राय ने किस समूह का सूत्रपात किया था? कलकत्ता ग्रुप, अब गलत बात। शिल्पी चक्र यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप भी नहीं होगा, इसकी स्थापना मुंबई में हुई थी, ये भी नहीं होगा। दिल्ली शिल्पी चक्र की स्थापना 1949 में हुई थी। यामिनी राय और बीसी सान्याल ने इसे स्थापित किया था। बीसी सान्याल ने स्थापित क्यों किया गया था? इसका उद्देश्य था जो लाहौर से आए हुए कलाकार थे उनको एक जगह देनी थी, एक मंच देना था, इसीलिए दिल्ली शिल्पी चक्र बनाया गया था। ठीक है ना। चलो आगे बढ़ेंगे। बुद्ध और सुजाता नामक चित्र किसने चित्रित किया? बुद्ध और सुजाता नामक चित्र किसने चित्रित किया? अब्दुल रहमान चुगताई गलत आंसर है। आसिफ कुमार हालदार नहीं होगा। अवनींद्र नाथ ठाकुर सही उत्तर है। चौथा कभी सही होता नहीं है, यानी कि इनमें से कोई नहीं कभी सही नहीं होता है, चौथा हो सकता है सही। अवनींद्र नाथ ठाकुर सही हो जाएगा। बुद्ध एवं सुजाता किसका पेंटिंग है? अवनींद्र नाथ ठाकुर का है। अवनींद्र नाथ ठाकुर की 5 पेंटिंग को कमेंट बॉक्स में पिन कर दीजिए आप लोग, मतलब लिख दीजिए, होमवर्क है आपके लिए। ठीक है ना। चलो आगे बढ़ेंगे। मोहनजोदड़ो की अवधि की प्रसिद्ध नृत्य करती हुई लड़की की मूर्ति किससे बनी हुई है? बहुत बार ये सवाल कर चुके हैं, अब गलत मत करना, हमसे बर्दाश्त ना होगा। ठीक है ना, क्योंकि बहुत बार बताया हूँ। कांस्य से ये बना हुआ है। कांस्य की नर्तकी की मूर्ति इसको कहते हैं। 10.5 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई है। 10.5 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई है। हाँ, और अर्नेस्ट मैके ने इसको खोजा था। किसने? अर्नेस्ट मैके ने इसको खोजा था। याद रखना साथियों, इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ था, कांस्य से बनी हुई थी, और धातु से बनी हुई पहली मूर्ति भी इसको कहा जाता है। ठीक, चलो आगे बढ़ेंगे। किस मुगल शासक ने चित्रकला को इस्लाम के विरुद्ध करार दिया था? जाकर रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखी तैसी। तो जिसको जैसी, जिसकी भावना होती, जिसके अंदर जैसा सॉफ्टवेयर होता है, उसको बाहर की चीजें वैसी ही दिखती है। गोस्वामी तुलसीदास ने उसको राम से जोड़ करके लिखा कि जैसी रही भावना, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखी तैसी। तो औरंगजेब को लगा कि ये सब बेकार चीजें हैं, जबकि इस्लाम में उनसे पहले बहुत बड़े बड़े दादा लोग आए थे। भाई अकबर बेवकूफ थोड़ी था, हुमायूं, बाबर, ऐसे बड़े बड़े होशियार लोग थे। इनको नहीं पता था क्या कि इस्लाम के विरुद्ध है क्या? ऐसा नहीं, इस्लाम कला के विरुद्ध कभी नहीं रहा है। हाँ, उसमें इस्लाम में क्या है कि किसी आइडेंटिटी की पूजा नहीं होती है। वो एक अदृश्य ईश्वर की पूजा करते हैं, अल्लाह की पूजा करते हैं। तो वो किसी आइडेंटिटी को पूजने के पक्ष में नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि वो कला के विरोधी है, कला का विरोधी नहीं है। सब कलाएं स्वीकार हैं, वो चाहे संगीत हो, नृत्य हो, जितनी भी कलाएं हैं सब उसमें स्वीकार हैं, और कलाएं देखने को भी आपको मिलती है। लेकिन औरंगजेब का ये मानना था कि ये चित्रकला जो है इस्लाम के विरुद्ध है। औरंगजेब ने इस विभाग को बंद कर दिया था, कला विभाग को बंद कर दिया था। ठीक है ना। तो ये सवाल हो गए समाप्त साथियों, आज वाले जो हमने लिए थे। और मुझे उम्मीद है कि आपको इस क्लास में मज़ा आया होगा। और साथियों, हमारा पेड बैच जो चल रहा है, उसको अगर आपको ज्वाइन करना है तो ज़्यादा मैं फीस लेता नहीं हूँ, मात्र 999 रुपये फीस है। ज्वाइन करने के लिए आपको फ़ोन करना है 9616 82 76 46 पर। संपूर्ण थ्योरी इसी अंदाज में पूरे मजे के साथ, बिना किसी स्ट्रेस के, अगर आपको पढ़ना है सिलेक्शन लेने के लिए, तो आप हमारे बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। जो हमारा टेस्ट चल रहा है उसकी फीस से मात्र 299 रुपये। ज्वाइन करने के लिए आपको इसी नंबर पे फ़ोन करना है, बाकी की जानकारी यहीं से मिल जाती है। ठीक है ना। तो अब इस क्लास को समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले सेशन में। हाँ, रेगुलर इस वक्त आपको क्लासेस नहीं मिल रही हैं, वजह मैंने पहले ही बता दिया है। तो आप लोगों को बिल्कुल टेंशन वेंशन लेना नहीं है। जैसे ही ये शादी वगैरह कार्यक्रम निपट जाएगा, हम लोग बिल्कुल उतने ही उत्साह के साथ जैसे पढ़ रहे थे क्लास को स्टार्ट कर लेंगे। ओके।